हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और हम लोग अब इसी डेरिवेशन को आगे कैरी करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने OE की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी और OE की वैल्यू हमारे पास आई थी x cos थीटा, जो कि हमने इक्वेशन 3 दी थी, और AE की वैल्यू हमारे पास आई थी x sin थीटा। यहाँ तक हम लोगों ने इसको कर लिया था। उसके बाद मैंने कहा था अब अपन लोग चेंज करेंगे, ट्राइंगल लेंगे हम लोग FAP, ये वाला, ठीक है। तो अब लिखेंगे नाउ फ्रॉम ट्राइंगल FAP ये 90। अब एक चीज देखना, ये वाला पॉइंट E है, ये 90 है। जब ये इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, इसमें और इसमें, तो ये देखो ये तो परपेंडिकुलर है और ये रोटेट हो गई, तो इसके बीच में एंगल कितना हुआ? थीटा, ठीक है। अब ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग FAP, ये थीटा, ये 90, यानी बेस, ये हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर। यहां से हम लोग cos थीटा निकालते हैं, बेस FA, हाइपोटेनस PA। यहां से FA की वैल्यू निकाल लें। अभी उसके लिए PA की वैल्यू रखो। PA क्या है? Y। तो यहां से FA की वैल्यू आ गई y cos थीटा, इक्वेशन 5। मैं साइड में भी लिख लेती हूं, आप मत लिखना, मैं इसलिए लिख रही हूं क्योंकि मुझे उसको मिटाना पड़ेगा, फिर मुझे इन रिजल्ट्स की जरूरत पड़ेगी। FA की वैल्यू आ गई y cos थीटा, और साइन थीटा निकाले तो परपेंडिकुलर यानी FP अपॉन हाइपोटेनस PA, PA की वैल्यू y, तो FP की वैल्यू y sin थीटा, इक्वेशन 6। नोट करो, हमें x डैश और y डैश की वैल्यूज निकालनी है। हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यूज x डैश y डैश की, किसकी फॉर्म में? x और y की फॉर्म में, क्योंकि हमें x और y दिया जाएगा। नोट करो, हाँ। अब क्या करते हैं, अब हम लोग निकालते हैं x डैश और y डैश की वैल्यूज। नाउ x डैश किसके बराबर है? देखो, या तो OC के या PD के, तो हम PD के बराबर रखें। PD किस किस के बराबर है? PD बराबर है, PD बराबर है FD, ये रहा DF, FD प्लस PF, DF प्लस FP। तो x डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको तो हटाओ, इसको देखो, FD किसके बराबर है? ये पैरेलल है इसके OE के, तो ये DF बराबर है OE के, प्लस ये FP तो वैसा की वैसा रख देंगे, वैल्यू रखो। OE की वैल्यू x cos थीटा, FP की वैल्यू y sin थीटा, x cos थीटा प्लस y sin थीटा, इक्वेशन 7।
अगर हमें x और y की वैल्यूज गिवन हो तो x डैश की वैल्यू आएगी x cos थीटा प्लस y sin थीटा। सिमिलरली अगर हम लोग y डैश की वैल्यू निकालें तो y डैश की जो वैल्यू आएगी वो आएगी PC। ये बराबर किसके होगी, देखो इसमें से AF में से AE को माइनस कर दें तो y डैश इज इक्वल्स टू AF ये रहा FA y cos थीटा और AE की वैल्यू x sin थीटा, y cos थीटा माइनस x sin थीटा। या एक काम करते हैं, x वाले को आगे और y वाले को पीछे रख देते हैं, माइनस x sin थीटा प्लस y cos थीटा। यानी अगर हमें x और y की वैल्यू गिवन है तो x डैश की वैल्यू तो आएगी x cos थीटा प्लस y sin थीटा और y डैश की वैल्यू आएगी माइनस x sin थीटा प्लस y cos थीटा। नोट करो जरा। अब ये डायग्राम मिटा देते हैं, डायग्राम का काम हो गया हमारा खत्म। सारा खेल ही डायग्राम का था, ढंग से समझ आ गया डायग्राम तो आगे का समझ आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो क्या लिखेंगे आगे, सो इन मैट्रिक्स फॉर्म, अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म की बात करें तो अगर हम लोग इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 से x डैश y डैश की वैल्यूज निकालना चाहते हैं, किसकी फॉर्म में, x और y की फॉर्म में, तो यहाँ क्या है, cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। ये ध्यान रखना जब भी ये इंक्लाइनेशन आएगा ना, यानी कि थीटा एंगल से रोटेशन आएगा तो ये चीजें बदल जाएंगी। जैसे कि मान लो अगर पहले x और y में निकाल रहे हो सकता है अगली बार y z में निकालो, z t में निकालो, कुछ भी कर सकते हो, पर ये मैट्रिक्स नहीं बदलेगी, हमेशा इसी मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में चेंज आएगा, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। ये हमारे लिए रामबाण है, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, ये हमें ढंग से याद रखना है। अब हमें क्या है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो इक्वेशंस हैं उनको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना है कि क्या एंगल होना चाहिए, यानी थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए जब ये मैट्रिक्स आए। और हम देखेंगे कि क्या इस मैट्रिक्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो भी हमारे पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ही आएंगी, तभी तो वो सही होगा। अगर आप x डैश की वैल्यू यहाँ से x cos थीटा प्लस y sin थीटा लिख रहे हो, और हम लोग तो जानते हैं कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस होती हैं गामा x इक्वल्स टू गामा x माइनस वीटी, तो ये दोनों इक्वेशंस एक ही हो तभी तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन वैलिड है। ये थीटा की फॉर्म में है, बस ये टाइम की फॉर्म में है, गामा की फॉर्म में है, तो इन दोनों को एक जैसा बनाया जाएगा या फिर देखा जाएगा ये दोनों एक जैसी हैं क्या, और अगर ये दोनों एक जैसी हैं तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस एंगल पर इंक्लाइंड हो कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को फुलफिल करे। तो वो हम लोग आगे करेंगे इसी में। तो इधर से मिटाते हैं इसको। तो आप लिखेंगे नाउ बाय सब्स्टिट्यूशन, ये तो उन्हें तो पता है भाई यही आने वाला है, अब अपन लोग यहां से सीखते हैं। नाउ बाय सब्स्टिट्यूशन हम लोग देखते हैं कि जो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना उससे हमें लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस मिल जाएंगी। नाउ बाय सब्स्टिट्यूशन क्या आएगा, देखिए tan थीटा हमें रखना पड़ेगा
आयोटा v अपॉन c। क्या रखना पड़ेगा tan थीटा को? आयोटा v अपॉन c। पहली बात तो ये वाली मैं रोमन नंबर्स में लिख देती हूँ इसको, ठीक है? ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस में गामा आता है, गामा की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर होती है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस आयोटा v अपॉन सी का होल स्क्वायर? क्यों? क्योंकि आयोटा का स्क्वायर माइनस होता है, v स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर आई गई। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, गामा को 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस इसकी जगह क्या लिख देंगे, tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा से अंडर रूट गया तो 1 अपॉन sec थीटा। 1 अपॉन sec थीटा होता है tan थीटा, यानी गामा की वैल्यू आ रही है, सॉरी 1 अपॉन sec थीटा होता है cos थीटा, तो गामा की वैल्यू आ रही है cos थीटा। ये हमें थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट करके देखना है, क्योंकि हमें देखना है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कैसे मतलब वेरी करेंगी, चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ से हमें पता चला हम लोग tan थीटा रख रहे हैं आयोटा v अपॉन सी, यानी थीटा की वैल्यू tan इनवर्स आयोटा v अपॉन सी। देखते हैं सही आती है नहीं आती। गामा की वैल्यू हमें पता चली cos थीटा। एंड अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करें, यानी कि tan थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू गामा आयोटा v अपॉन सी। तो tan थीटा होता है साइन अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, गामा आयोटा v अपॉन सी। यानी कहीं पर भी अगर आपको गामा के साथ आयोटा v अपॉन सी मिलेगा तो आप वहां साइन थीटा पुट कर दोगे। क्यों? क्योंकि हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस पहले पढ़ के आए, उनमें थीटा नहीं था, यहाँ ये सब चीजें थी। तो ये सब चीजें जहां दिखे वहां पे अपन साइन कॉस tan में से वैल्यूज पुट कर देंगे। देखेंगे चेंज आता है कि नहीं आता। अब अपन शुरू करते हैं बाय लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। बाय लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या आएगा, देखिए x डैश होता था गामा x माइनस वी टी। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, ये आएगा गामा x, मल्टीप्लाई करें तो इसको यहां से माइनस गामा, अब गामा इंटू आयोटा v अपॉन सी है, तो एक काम करते हैं, गामा v तो है, टी बी है, इसको अपन एक काम करते हैं आयोटा अपॉन सी से क्या करें, मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो आ जाएगा अपने पास। पर अपन लोग क्या कर रहे हैं, आयोटा अपॉन सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आयोटा अपॉन सी से डिवाइड भी करना पड़ेगा। सही है क्या? देखो कैसे, गामा हमें चाहिए आयोटा वी अपॉन सी, वी अपने पास है, आयोटा अपॉन सी चाहिए, आयोटा अपॉन सी अपन एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि कैंसिल आउट हो जाए। तो अब देखना एक्स डैश इज इक्वल टू, देखो गामा की जगह तो आएगा कॉस थीटा, एक्स कॉस थीटा माइनस, यहाँ देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, गामा को तो लिख दिया, गामा तो वैसा कि वैसे छोड़ दिया, आयोटा वी अपॉन सी ऐसा कैसा लिख दिया, यहां से ये बचा सी टी अपॉन आयोटा। अब आयोटा कभी भी नीचे नहीं रखते, तो आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं समझाने का तरीका बता देती हूँ, आयोटा स्क्वायर होता है माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर आयोटा रह जाएगा, तो एक्स डैश इज इक्वल्स टू एक्स कॉस थीटा, ये क्या है साइन थीटा, साइन थीटा, इस आयोटा स्क्वायर की जगह प्लस हो गया, यहाँ पे क्या बचा आयोटा सी टी। ये हमारे लिए एक तरह से फोर्थ कोऑर्डिनेट है, अगर फर्स्ट x है, सेकंड y है, थर्ड z है, तो फोर्थ है आयोटा सी टी। तो यहाँ से x डैश की वैल्यू आ गई x cos थीटा प्लस आयोटा सी टी साइन थीटा। पहले वाले में अपन ने किया था x डैश इक्वल्स टू x cos थीटा प्लस y साइन थीटा, चाहे y नहीं है यहाँ पे आयोटा सी टी है, लेकिन है तो यहाँ पे साइन थीटा ही ना, तो x डैश की वैल्यू आ गई x cos थीटा प्लस आयोटा सी टी साइन थीटा। देखिए मैट्रिक्स नहीं बदलेगी, देखिएगा इक्वेशन है 4, नोट करो। इसके बाद अब जब ये फोर्थ कोऑर्डिनेट ये वाला लिया है तो फोर्थ कोऑर्डिनेट टाइम वाला ही लेंगे अपन लोग। नोट करो,
उधर से मिटा देती हूँ। अब ऐसे ही आगे करते हैं एंड करके। अगर टी डैश की वैल्यू हम लोग लिखते थे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से गामा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ से आयोटा सी टी होता है फोर्थ कोऑर्डिनेट, ध्यान रखना फर्स्ट एक्स है, सेकंड वाई है, थर्ड जेड है, तो फोर्थ होता है आयोटा सी टी, क्योंकि आपने पढ़ा था जब ये यूनिट शुरू की थी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर जो है वो जीरो होता है, तो यहाँ पे आयोटा सी टी का स्क्वायर करेंगे तभी तो आएगा। इस पूरी इक्वेशन को क्या करते हैं अपन लोग, आयोटा सी टी से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, आयोटा सी टी से मल्टीप्लाई करते हैं। आयोटा सी टी डैश इज इक्वल्स टू गामा, अंदर आया आयोटा सी टी, यहाँ पे आयोटा सी वी अपॉन सी स्क्वायर एक्स, ये आयोटा सी टी डैश ऐसे ही छोड़ दिया। यहाँ पे गामा आयोटा सी टी आएगा तो गामा को तो लिखते हैं कॉस थीटा, तो आयोटा सी टी कॉस थीटा, सी से सी कैंसिल, आयोटा वी अपॉन सी, और गामा मल्टीप्लाई में आएगा तो गामा आयोटा वी अपॉन सी क्या हो गया, साइन थीटा, तो एक्स साइन थीटा। अगर मैं एक्स वाले को आगे लिख दूं तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, तो माइनस एक्स साइन थीटा प्लस आयोटा सी टी कॉस थीटा। इक्वेशन है हमारी ये फिफ्थ। देख के पता चल रहा है अपन लोग y डैश लिखे थे माइनस एक्स साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा, यहाँ पे y की जगह आयोटा सी टी है, पर मैट्रिक्स चेंज नहीं होगी। इन मैट्रिक्स फॉर्म अगर अपन बात करें तो देखो x डैश और आयोटा सी टी डैश की वैल्यू अगर अपन निकालेंगे तो यहाँ पर किसकी फॉर्म में आएगी, x और आयोटा सी टी की फॉर्म में आएगी। क्या है वहां से कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ माइनस साइन थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा। देखो बताओ, मैंने कहा था ना उस समय जो पहले आपने मैट्रिक्स बनाई थी, ये मैट्रिक्स नहीं बदलेगी चाहे ये चीजें बदल जाएं। तो यही हमारे पास ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है। तो इससे ये क्लियर हुआ है कि जो टेन थीटा है वो हम लोगों ने क्या ले रखा है, आयोटा वी अपॉन सी, यानी कि थीटा एंगल क्या होना चाहिए, टेन इनवर्स आयोटा वी अपॉन सी। अगर इससे ये वेरी कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अदरवाइज आएगी। मतलब इससे वेरी कर रहा है तो ये मैट्रिक्स नहीं बदलेगी, यानी कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस सेम होती हैं, इनवेरिएंट होती हैं, नहीं बदलती हैं अगर थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स आयोटा वी अपॉन सी हो तो। नोट करो इसको। यहाँ सब यहाँ का मिटा देती हूँ मैं। लिखेंगे सो फ्रॉम बोथ मैट्रिसेस, दोनों मैट्रिसेस जो थी ना, एक तो एक्स डैश वाई डैश वाली और एक ही ए वाली, इट इज क्लियर दैट Lorentz transformation equations are also equivalent, that Lorentz transformation equations are also equivalent in inclined frame whose axes are inclined at angle theta।
whose axes are inclined at angle theta, और थीटा की वैल्यू क्या थी, ब्रैकेट में लिख लेना tan इनवर्स आयोटा v अपॉन c with x and ICT एक्सिस। ICT एक्सिस कौन सा, ये वाला एक्सिस, और ये कौन सा, ये वाला एक्सिस। इन दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा, थीटा रहेगा। थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी, tan इनवर्स आयोटा v अपॉन c। नोट करो इसको। अब ना ये वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब ये यूनिट समझ लो हमारी आधी कंप्लीट हो गई, आधी बची है, जिसमें से काम सारा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का ही रहेगा। देखिएगा अभी नोट कर लो पहले इसको। नया टॉपिक करेंगे 4 वेक्टर फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट टॉपिक है 4 वेक्टर फॉर्मुलेशन। देखिए इस चीज का मतलब समझिए आप। अभी तक अपन 3 वेक्टर्स की बात करते थे x, y, z 3D में। 4D में बात करेंगे तो एक टाइम कोऑर्डिनेट हो जाएगा आयोटा ct। इन चारों से इसको लिखा जाएगा तो वो 4 वेक्टर फॉर्मुलेशन कहलाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं इसके बारे में। इफ द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इज, इफ द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट is represented by, if the position of a point is represented by, किससे रिप्रेजेंट करी जाए, x, y, z, आयोटा, c, t in space। अब 2D स्पेस 3D तो होगा नहीं, 4D में जाएगा। इन स्पेस देन इट इज कॉल्ड 4 डायमेंशनल स्पेस। देन इट इज कॉल्ड 4 डायमेंशनल स्पेस। 4 डायमेंशंस की बता दी, 3 XYZ और चौथी टाइम। अब हम लोग इसमें काम लेंगे टेंसर नोटेशन। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट यूनिट में एक छोटा सा पार्ट टेंसर का भी था, पर वो थोड़ा लीक से हटके था, आपको समझ में नहीं आता। इसीलिए आपको अब समझ में ये चीज आ जाएगी कि हम लोग टेंसर को किस तरह से काम में लेते हैं। टेंसर जो होता है वो होता है जिसमें किसी भी पार्टिकल, किसी भी पॉइंट या किसी भी थिंग की एक से ज्यादा डायरेक्शंस को कंसीडर करा जाता है। ठीक है, तो अब यही दिखेंगे। आगे लिखते हैं, इन टेंसर नोटेशन द कोऑर्डिनेट्स कैन बी रिटन एज, इन टेंसर नोटेशन द coordinates can be written as, देखिए टेंसर में क्या होता है, जैसे x को हमें अगर लिखना है तो टेंसर में लिखेंगे हम x1। टेंसर हमें x, y, z, आयोटा, ct 4 चीजों को नहीं पढ़वाता,
सिर्फ एक से ही बता देता है, जैसे x को x1, y को x2 लिखते हैं, z को x3 लिखते हैं और फोर्थ कोऑर्डिनेट जो आयोटा ct होता है उसको x4 लिखते हैं। यानी x के ही नीचे सबस्क्रिप्ट लगा के और हम लोग इसको कर सकते हैं। लिखो इसको, आगे लिखेंगे स्क्वायर लेंथ ऑफ अ वेक्टर लिखेंगे। जैसे कि हम लोग मान लो वेक्टर आर लिख रहे हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो आर का मॉड यानी आर जो है वो क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे यानी लेंथ का स्क्वायर, तो क्या आएगा, ये होगा ना, वही चीज हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। लिखेंगे स्क्वायर लेंथ ऑफ अ वेक्टर, इसी में आगे चल रहा है सब कुछ है ना, पैराग्राफ बदल बदल के, क्योंकि 4 वेक्टर में अब अपन सारे देखेंगे, पोजीशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स, सब कुछ। स्क्वायर लेंथ ऑफ अ वेक्टर क्या होगा, अभी बताया था आर का स्क्वायर, यहाँ पे आर की जगह एस का स्क्वायर, वो क्या होगा 4 है ना, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, समेशन म्यू इज इक्वल्स टू 1 to 4 एक्स म्यू स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, पहले 1 रखें फिर 2 रखें फिर 3 रखें फिर 4 रखें। और अगर इसको ओरिजिनल नोटेशंस में लिखें तो x की जगह एक्स स्क्वायर, x2 की जगह वाई स्क्वायर, x3 की जगह जेड स्क्वायर, x4 की जगह आयोटा सी टी का स्क्वायर, आयोटा सी टी का स्क्वायर यानी माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, यही रखेंगे ना। तो ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 1 और ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 2, ओरिजिनल नोटेशन में ही हो गई। हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, पोस्टुलेट जो थे, फर्स्ट पोस्टुलेट जो था रिलेटिविटी का वो ये था कि जितने भी लॉज ऑफ नेचर होते हैं वो हर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इक्वल होते हैं। हमने ये चीज देखी भी थी कि ये वाली जो चीज थी ये एस और एस डैश में इक्वल आई थी फर्स्ट डेरिवेशन में, वही चीज हम लिखेंगे। वी नो दैट द स्क्वायर लेंथ ऑफ अ वेक्टर, वी नो दैट द स्क्वायर length of a vector, we know that the square length of a vector in all inertial frames, in all inertial frames remain invariant, रिमेन्स इनवेरिएंट। ये तो बताया भी था कि ये कैसी रहती है, इनवेरिएंट रहती है यानी बदलती नहीं है। यानी कि अगर हम लोग एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लेंथ का स्क्वायर निकालें और एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी लेंथ का स्क्वायर निकालें, ये फ्रेम नहीं है, ये लेंथ के स्क्वायर को बता रहा है, भले तुम आर स्क्वायर और आर डैश स्क्वायर कर सकते हो। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, समेशन म्यू इज इक्वल्स टू 1 to 4 एक्स म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू, इसमें से डैश लगा देंगे, समेशन म्यू इज इक्वल्स टू 1 to 4 एक्स म्यू डैश स्क्वायर, इक्वेशन 3। ये तो हमें ये बताया गया है कि जो है दोनों सेम रहेंगे। अब हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को बदल देंगे नए रूप में, नोट करो इसको।
अब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो 4 वेक्टर फॉर्मुलेशन में चलेंगी वो हम लोग काम में लेंगे, मतलब जो पहले हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ी थी ना उनको अब अपन लोग थोड़ा बदल देंगे, क्योंकि हमें ये पता चला कि सिर्फ टी नहीं होता। हम लोगों ने शुरू में उसने बोला था पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट्स जो है उसने शुरू में पहले वाला जो डेरिवेशन था उसमें बता दिया था x, y, z और t होता है, जबकि t नहीं होता। हमें अब पता चला है आयोटा c t होता है, तो उसके रिगार्डिंग अपन लोग चेंज करेंगे। तो लिखेंगे अब नाउ फ्रॉम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस नाउ फ्रॉम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या हुआ देखिए, हम लिखते थे फर्स्ट वाली को, या फिर ऐसे शुरू करते हैं, एक्स डैश की वैल्यू थी गामा x माइनस वी टी, यही थी। पर हमें तो क्या पता है कि t नहीं होता है, आयोटा सी टी होता है। तो हम लोग क्या करें, इसको आयोटा सी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, x माइनस आयोटा सी से मल्टीप्लाई और आयोटा सी से डिवाइड, यहाँ हुआ v और ये t आया। अभी देखो अभी सॉल्व नहीं हुआ ये गामा, इस आयोटा को रखने के लिए नीचे तो रख नहीं सकते, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस, गामा एक्स प्लस v अपॉन सी, और यहाँ पे क्या बचा आयोटा सी टी, यही बचेगा। यहाँ से x डैश इज इक्वल्स टू गामा x प्लस v अपॉन सी, v अपॉन सी को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे बीटा, क्या बोलेंगे यहाँ से बीटा। एक मिनट रुकना, हाँ सही है। देखो ये आयोटा सी है, v अपॉन सी यहाँ रख दिया, आयोटा सी टी यहाँ रख दिया, पर हमने अभी क्या कहा, इस आयोटा को नीचे नहीं रहने देंगे, इस आयोटा को ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 माइनस माइनस हो गया यहाँ पे प्लस, पर ये वाला आयोटा तो रह गया ना ऊपर अभी, तो यहाँ पे आएगा आयोटा, यहाँ v अपॉन सी को लिखेगा बीटा, और यहाँ हो जाएगा आयोटा सी टी। यहाँ पे लिख लेना एज बीटा हम लोगों ने माना है v अपॉन सी को, एंड जो गामा है वो हम लोग लिखते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो v अपॉन सी बीटा है, तो गामा की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर। अब यहां से अपन लोग टेंसर नोटेशन की अगर बात करें तो टेंसर नोटेशन में इसको कैसे लिख सकते हैं, इन टेंसर नोटेशन x की जगह x1 डैश, गामा x की जगह x1 प्लस आयोटा बीटा, ये आयोटा सी टी क्या होता था x4 फोर्थ कोऑर्डिनेट, तो ये हमारे पास टेंसर नोटेशन में लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ गई, x1 डैश इज इक्वल्स टू गामा x1 प्लस आयोटा बीटा x4। ये हमारे पास आई फर्स्ट इक्वेशन। y डैश की वैल्यू होती है y, लेकिन टेंसर नोटेशन में y डैश को लिखेंगे x2 डैश, इसकी वैल्यू क्या आएगी x2। ये हमारे पास दूसरी लॉरेंस इक्वेशन हो गई। थर्ड की बात करें z डैश इक्वल्स टू z होता है, लेकिन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन टेंसर नोटेशन में इसको लिखेंगे x3 डैश इज इक्वल्स टू x3। ये हो गई अपनी 3 लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। अभी चौथी और बची है वो निकालेंगे, अभी पहले इतना लिख लो। पॉज करके एक बार नोट कर लिया करो। तो अब टी डैश वाला और कर देते हैं, एक लास्ट वाली, वो तो बहुत ही सिंपल है। अपन को मिली हुई है
टी डैश इज इक्वल्स टू गामा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, आयोटा सी से मल्टीप्लाई कर दो, आयोटा सी टी डैश इज इक्वल्स टू गामा आयोटा सी टी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर, आयोटा सी से मल्टीप्लाई किया और इंटू एक्स। आयोटा सी टी डैश इज इक्वल्स टू गामा आयोटा सी टी माइनस, देखो सी से सी कैंसिल, वी अपॉन सी आ गया, यहाँ पे आयोटा बचा, बचा क्या, हाँ बचा तो सही, आयोटा सी टी सही है, और यहाँ पे बचेगा माइनस ये वी अपॉन सी बचेगा तो बीटा, ये आयोटा और यहाँ पे एक्स। अगर मैं इनको आगे पीछे कर दूं, एक्स वाले को पहले और उसको बाद में, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, माइनस आयोटा बीटा एक्स प्लस आयोटा सी टी। और इसको अगर टेंसर नोटेशन में लिखूं तो क्या आएगा, इन टेंसर नोटेशन में लिखूं तो ये तो हो गया x4 डैश इज इक्वल्स टू गामा, ये हो गया माइनस आयोटा बीटा x1 प्लस आयोटा सी टी होता है x4, ये हो गई हमारे पास फोर्थ इक्वेशन। ये हमारे पास 4 इक्वेशंस इसकी आ गई, इनको सिर्फ हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे, या फिर एक काम करते हैं मैं इन इक्वेशंस को साथ में लिख देती हूँ, मैट्रिक्स फॉर्म वाला जो टॉपिक रहेगा अपना वो आगे अपन लोग कर लेंगे, लिख लेंगे। इन कंबाइंड फॉर्म लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कैन बी रिटन एज इन कंबाइंड फॉर्म लॉरेंस transformation equations can be written as, बताओ, x1 डैश x2 डैश x3 डैश x4 डैश, x2 डैश x2 के बराबर, x3 डैश x3 के बराबर, x1 डैश होता है गामा x1 प्लस आयोटा बीटा x4, और इसमें आता है गामा माइनस आयोटा बीटा x1 प्लस x4। इन इक्वेशंस को हम लोग किस तरह से लिखेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे, आप इधर तक नोट कर लो।